नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 50 है कि चौथी पीढ़ी की कंप्यूटरों में पहले की तुलना में अधिक स्टोरेज क्षमता, तेज प्रोसेसिंग और कम बिजली खपत होती है। तो बिल्कुल बात सही है। चौथी पीढ़ी में तो पहले की अपेक्षा तो कम विद्युत बिल लगता था और स्पीड क्या होता था, तेज भी होता था। ठीक है। और इसमें आप जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होता था। ठीक है। तो पहला तो सही है। कर कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में मापी जाती है। बात सही है। तो दूसरा आपका गलत है, पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ई कहिए चाहे ए कहिए ना, गीगाहर्ट्ज़ में नहीं मापा जाता था। ठीक है। तो किस में मापा जाता था, मिली सेकंड। देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर के कारण अधिक स्टोरेज होता था और तेज स्पीड भी होता था और विद्युत का भी कम खपत होती थी। ठीक है। और पहली पीढ़ी की जो कंप्यूटर थे ना, उसका प्रोसेसिंग स्पीड मिली सेकंड में मापी जाती थी, जबकि गीगाहर्ट्ज़ में मापने की तकनीकी चौथी पीढ़ी के बाद आई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की सुविधा आ गई थी। बिल्कुल बात सही है। और कह रहा है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में हार्डवेयर कोडिंग की आवश्यकता नहीं होती थी, बल्कि ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर पर निर्भर करती थी। क्या बात सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट आपका 1 आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका क्या है, गलत। तो इसका भी हो जाएगा ई ऑप्शन। ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग की सुविधा होती थी, क्योंकि इसमें आईसी का प्रयोग होता था। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की आवश्यकता होती थी। ये पूरी तरह से सॉफ्टवेयर आधारित नहीं होती थी। ठीक है। बल्कि एआई, मशीन लर्निंग और क्लाउड टेक्नोलॉजी का उपयोग करते थे। आप जान रहे पांचवी पीढ़ी में हम सब जी रहे हैं ना, तो एआई का कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है आजकल, आप सब देख ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप मेमोरी के रूप में उपयोग होता था। बिल्कुल बात सही है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में फ्लैश मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज का पहली बार उपयोग हुआ था। क्या बात सही है। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा सही और दूसरा भी हो गया करेक्ट। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। ठीक है, दोनों सही है। तो आप यहाँ सब देख सकते हैं कि जो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज और फ्लैश मेमोरी, ये सब कॉन्सेप्ट कहाँ पर था, चौथी पीढ़ी में आया था। ठीक है। बाकी पहले तो आप तो जान ही रहे हैं, मैग्नेटिक ड्रम यूज होता था। देखिए पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया जाता था। चौथी पीढ़ी में क्या आया, फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क मतलब जैसे सीडी, डीवीडी, हार्ड स्टोरेज पहली बार उपयोग हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, कह रहा कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर पहले की तुलना में अधिक विश्वसनीय थे, लेकिन ट्रांजिस्टर के कारण अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे। क्या बात सही है। तो देखिए इतना पहले की अपेक्षा अगर गर्मी अगर देखा जाए तो उतना ज़्यादा तो कर भी नहीं सकता था। ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, कह रहा कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर के कारण हार्डवेयर की लागत बढ़ गई थी, जिससे इनका उपयोग सीमित हो गया था। क्या बात सही है। तो ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग सीमित हो गया था। ठीक है। तो पहला आपका सही है, क्योंकि ट्रांजिस्टर का यूज होता था, है ना। तो ऐसा अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो पहले जनरेशन में जो वाल्व लगे होते थे ना बड़े बड़े, उसके अपेक्षा तो कम ही होता था, बट होता था एनर्जी इमिट। कह रहे कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, जिससे वे पहले से ज़्यादा विश्वसनीय हो गए थे, लेकिन फिर भी गर्मी उत्पन्न करते थे, है ना। अब उससे क्या, लेकिन विश्वसनीय तो थे, स्पीड तो बढ़ गई थी, है ना। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। ठीक है। जिसके कारण लागत इसकी क्या हो गई थी, माइक्रो प्रोसेसर के कारण हार्डवेयर की लागत कम कर दी गई, जिससे कंप्यूटर का उपयोग अधिक बढ़ गया था, ना कि सीमित हो गया था। ठीक है।
तो आप जानते थे पहले जनरेशन के कंप्यूटर बहुत बड़े-बड़े होते थे, रूम कितना बड़ा होता था, है ना? पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनैक, यूनिवैक और एडवैक जैसे कंप्यूटर बनाए गए थे, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में 8085 और 8086 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। बताइए क्या सही है? तो दूसरा गलत है और पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है? तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनैक थे, यूनिवैक थे और एडवैक थे। बड़े कंप्यूटर बनाए गए थे और जिनमें क्या यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब ही होता था। ठीक है? और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का उपयोग किया जाता था, जबकि 8085 8086 माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी में आया था। आपको अभी पहले भी बताए थे जो माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आया था चौथी पीढ़ी में आया था। तीसरी पीढ़ी में तो आईसी चिप यूज होता था। ठीक है? जैसे इंटेल 4004 है ना, पहला माइक्रो प्रोसेसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्या बात सही है? कह रहा है कि सुपर कंप्यूटरों को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में उपयोग किया जाता था और व्यवहारिक कार्यों के लिए इनका कोई उपयोग नहीं था। क्या ऐसा है? देखिए जो सुपर कंप्यूटर है ना, बहुत जगह अनुसंधान में कर सकते हैं, है ना, और बड़े बड़े कंपनियों में भी इसका उपयोग होता था। तो कह रहा है कि ऐसा कोई व्यावसायिक नहीं, व्यावसायिक के मामले में बहुत कुछ है ना, जैसे डाटा को स्टोर करना, इसका बहुत सारा काम है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। पहला क्या चौथी पीढ़ी में आया था, सुपर कंप्यूटर बना था, सी डैक पुणे के द्वारा बनाया गया था ना। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सी डैक बनाया था अपना सुपर परम कंप्यूटर 8000 चौथी पीढ़ी में बना था। ठीक है? और सी डैक का पूरा नाम क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। कब बना था? डेट पूछा गया पेपर में, 1991 में विकसित किया गया था। अच्छा, सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, वो भी अपने देश के। ठीक है? सुपर कंप्यूटर केवल वैज्ञानिक अनुसंधान में नहीं होता, बल्कि बैंकिंग, डाटा एनालिसिस, मौसम पूर्वानुमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इसका उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज 01 का उपयोग किया गया था। बिल्कुल बात सही है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य रूप से असेंबली लैंग्वेज नहीं, असेंबली लैंग्वेज ये तो पहली पीढ़ी का जनरेशन का है ना, तो केवल आपका पहला सही है, दूसरा गलत है। यहाँ से कौन सा लैंग्वेज आ गया था? जैसे तीसरे जनरेशन में लैंग्वेज आ गया था कोबोल, ये सब फोर्ट्रान था ना, C++ ये सब यूज होने लगे थे। जैसे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें मशीन लैंग्वेज के रूप में यूज होता था बाइनरी 0 और 1। और चौथी पीढ़ी के में जो था ना कम जनरेशन में, जैसे C++, जावा, ये सब भाषा यूज होता था, ना कि असेंबली लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्लाउड कंप्यूटिंग और IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी तकनीकी का विकास हुआ। बिल्कुल बात सही है। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनेट और लैन वैन नेटवर्क का पहली बार प्रयोग हुआ। क्या बात सही है? क्या पहली बार यही सब आए थे? जैसे लैन मैन वन नेटवर्क कब आया था? दूसरी पीढ़ी में आया था। तो बात एक गलत है, दूसरी पीढ़ी में नहीं आता। ठीक है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? ई हो जाएगा। ठीक है? तो देख लेते हैं कि पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है जो आज चल ही रहा है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग पर आधारित है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग आपके एक टॉपिक ही क्वेश्चन में इसमें डाला गया है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। और सबसे लास्ट क्वेश्चन में आपका डाला गया है वायरस और एंटीवायरस। 300 से जो प्लस है, 320 330 है ना। तो क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास हुआ पाँचवीं जनरेशन में। इंटरनेट और नेटवर्किंग तकनीकी का विकास चौथी पीढ़ी में हुआ था, ना कि दूसरी पीढ़ी में। ठीक है? और दूसरी पीढ़ी में आप जानते हैं ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था, और तीसरी पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर आया था। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट सब फैक्ट है। कह रहा कि पाँचवीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में सुपर कंडक्टर्स और क्वांटम कंप्यूटिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना।
और कह रहा कि इन कंप्यूटर में मुख्य रूप से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रान प्रयोग किया जाता है। क्या बात सही है? ये भी बात सही है ना? देखिए मिस्टेक, एक मिनट फिर से चेक लेते हैं। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबोल और फोर्ट्रान का प्रयोग होता है। देखिए ये सब तो भाषा पहले ही आ गया था ना तीसरी जनरेशन में। जब तीसरी जनरेशन में आ गया तो ज़ाहिर सी बात चौथी, 5वीं, 6वीं आने वाली पीढ़ी में तो यूज होगा ही, है ना? लेकिन स्पेशल अगर हम बात करें, क्योंकि अगर 5वीं पीढ़ी जनरेशन की अगर बात करें तो इसमें हाई लेवल अच्छे लैंग्वेज यूज हो रहे हैं, जैसे पर्ल हो गया ना, ये सब भाषा यूज हो रहा है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब भाषा आ गया ना। तो देखिए 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में सुपर कंडक्टर से एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है। कोबोल और फोर्ट्रान पुरानी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो मुख्य रूप से दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपयोग हुई थी। 5वीं पीढ़ी में पाइथन, आर और जावा स्क्रिप्ट भाषाएं प्रमुख रूप से यूज होता है। प्रमुख रूप से यूज होता है ना, तो आपका एक हिसाब से कह सकते हैं पुरानी भाषा है, वैसे यूज तो होता ही है ना? तो ऑप्शन के अनुसार ही देखेंगे, तो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कह रहा कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े थे और अत्यधिक ऊर्जा खपत होते थे। बिल्कुल बात सही है। आपको पहले भी अभी बताया ना कि रूम कितना बड़ा होते थे, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य समस्या ये थी कि ये अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे और अधिक बिजली खर्च करते थे। क्या बात सही है? देखिए चौथी पीढ़ी की ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब कंप्यूटर बहुत छोटे हो गए थे, ठीक है? तो केवल पहला सही है। चौथी पीढ़ी में तो क्या आ गया था, माइक्रो प्रोसेसर भी यूज होने लगा था ना। देखिए तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े और भारी थे, ठीक है? क्यों थे? क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे और बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी खपत करते थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर आ गया था, जिसके कारण उसका जो पूरा सिस्टम था बहुत छोटा हो गया था। ट्रांजिस्टर भी आ गया था दूसरे जनरेशन में, ठीक है? जिसके माध्यम से विद्युत भी कम लगता था और इसकी जो कार्यकुशलता थी बहुत अच्छी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 60 कर रखी छठी पीढ़ी के कंप्यूटर में। देखिए छठी पीढ़ी माना जाता है ना, ये न्यूरॉन पर आधारित होगा ना, क्वांटम पर आधारित होगा, ठीक है? थोड़ा आप एडवांस में पढ़िए। कर कि छठी पीढ़ी के कंप्यूटर में न्यूरोमार्फिक कंप्यूटिंग और जैविक कंप्यूटर का विकास हो रहा है, ठीक है? बिल्कुल बात सही है, इसी पर आधारित होगा ही। और कह रहा कि इन कंप्यूटरों में पारस्परिक सिलिकॉन चिप का प्रयोग किया जाएगा और नई तकनीकों की कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्या ऐसा है? अरे भाई कितनों आप आविष्कार कर लीजिए तो तकनीक की तो ज़रूरत तो लगेगा ही, ठीक है? तो वो वाला दूसरा ऑप्शन स्टेटमेंट गलत था। देखिए जो छठी पीढ़ी के कंप्यूटर माना जाता है ना कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग और जैविक कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटिंग का विकास हो रहा है छठवीं जनरेशन में, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऑप्टिकल माउस में इंफ्रारेड सेंसर हो सकता है कि अब इनपुट आउटपुट का ये सब क्वेश्चन हो, ठीक है? तो लग तो यही रहा है, देख लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट का ही अब टॉपिक चल रहा है, ठीक है? तो जनरेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो कह रहा है कि ऑप्टिकल माउस में इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग किया जाता है जिससे यह सतह के पैटर्न को पहचान सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। कह रहा है कि मैकेनिकल माउस में लेजर तकनीकी का उपयोग किया जाता है जिससे वे अधिक सटीकता मिलती है। ऐसा नहीं, मैकेनिकल माउस में लेजर का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है? तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत है। तो माउस आपका कौन सा डिवाइस है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है ना, पॉइंटिंग डिवाइस कह सकते हैं। कह रहा है कि ऑप्टिकल माउस में एलईडी और सेंसर का उपयोग होता है, ठीक है? जो सतह के पैटर्न को पहचान कर कर्सर को नियंत्रित करता है। मैकेनिकल माउस में एक रबर बार का प्रयोग किया जाता है जबकि लेजर माउस में लेजर तकनीकी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 62 OLED मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले में हर पिक्सल खुद रोशनी उत्पन्न करता है जिससे बैक लाइट की ज़रूरत नहीं होती। क्या बात सही है? अब बताइए। कह रहा कि एलसीडी लाइट लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्क्रीन में OLED की तुलना में अधिक
बिजली खपत करती है, तो वैसा नहीं है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। सॉरी, फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा कि OLED मतलब ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले में हर पिक्सल खुद रोशनी उत्पन्न करता है, जिससे बैक लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, और LED में आप जानते हैं कि स्क्रीन OLED की तुलना में अधिक विद्युत खपत होती है। आप ऐसे कह सकते हैं ना, देखिए यहाँ भी LED है और यहाँ भी LED है, तो जो OLED है ना, LED का उन्नतम रूप है, मतलब नया संस्करण है, आप कह सकते हैं नया वर्जन है। LED का नया वर्जन है, तो जाहिर बात है नए वाले में तो ऐसा कुछ खामियां तो होगा नहीं। ठीक है, अब आप सब सही कर लेंगे क्वेश्चन। नया वर्जन हमेशा अपडेटेड रहता है, तो यहाँ पर दोनों बात सही है। LED OLED की ज़्यादा ज़रूरत मतलब विद्युत खपत करता है। देखिए OLED है ना, डिस्प्ले में हर पिक्सल स्वयं रोशनी उत्पन्न करता है, जिससे LED की तुलना में पतला और अधिक ऊर्जा कुशल होता है। LCD डिस्प्ले में बैकलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे यह OLED की तुलना में अधिक बिजली खपत करता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा कि SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव मैकेनिकल हार्ड डिस्क की तुलना में तेज़ होती है। तो बिल्कुल बात सही है, SSD जो होता है ना HDD से तेज़ होता है, क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। बात तो सही है। कह रहा कि HDD एन नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, जिससे इसकी रीड और राइट स्पीड SSD से अधिक होती है। ऐसा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, इससे आपके पेपर में भी जल्द जो पेपर हुआ क्वेश्चन आया है, मॉक टेस्ट में जो करवा रहे थे ना, तो आपको वहाँ टॉपिक वाइज भी बता रहे थे। तो SSD में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट ड्राइव सॉलिड चीज़ होता है ना, जिससे HDD की तुलना में अधिक तेज होता है और टिकाऊ भी होता है। HDD में मूविंग मतलब घूमने वाली प्लेट और मैग्नेटिक हेड्स होते हैं, जबकि SSD में नैंड फ्लैश मेमोरी का उपयोग होता है। SSD में होता है, जबकि आपके क्वेश्चन में कहा था HDD में, है ना, जो HDD से तेज होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि बार कोड लेजर तकनीकी का उपयोग करता है, जबकि QR कोड स्कैनर CMOS सेंसर पर आधारित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। देखिए, एक ही स्टेट में दो क्वेश्चन दे दिया, दोनों बात सही है। बार कोड किसका प्रयोग करता है, लेजर का, जबकि QR कोड सेंसर का प्रयोग करता है। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है, करा DPI मतलब डॉट पर इंच प्रिंटर की गुणवत्ता को मापने का एक इकाई है। ये भी बात सही है, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, C। आप सब यहाँ देख सकते हैं कि बार कोड स्कैनर में लेजर तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जबकि QR कोड में CMOS सेंसर का उपयोग किया जाता है, और DPI क्या होता है, प्रिंटर की गुणवत्ता को मापता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा कि Wi-Fi 6 और 5G दोनों ही OFDMA मतलब ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस तकनीकी का उपयोग करता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहे कि ब्लूटूथ 5.0 मतलब नया वर्जन में पहले की तुलना में अधिक दूरी और तेज़ डेटा ट्रांसफ़र की क्षमता होती है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ भी आपका दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, C। तो देखिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना। आप जानते हैं आपके जो पेपर हुआ था ना भी जल्दी, उसमें ब्लूटूथ से क्वेश्चन आया था। ब्लूटूथ पूछा गया था किस पर आधारित है ना, इंफ्रारेड पर काम करता है कि किस पर काम करता है। देखिए, Wi-Fi 6 और 5G दोनों OFDMA तकनीकी का उपयोग करता है, जिससे मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ अधिक कुशलता से कनेक्ट हो सकते हैं। 5.0 की रेंज और स्पीड, जिससे यह IoT और स्मार्ट डिवाइसेस के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, तो आजकल आप जान रहे हैं कि जो IoT है ना, ब्लूटूथ से भी काम चलता है। कह रहा कि CMOS और CCD दोनों
प्रकार के सेंसर डिजिटल कैमरों में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन सीमोस सेंसर अधिक ऊर्जा कुशल होते हैं। तो बिल्कुल बात सही कहा है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। कह रहे कि RAW फॉर्मेट में छवियों को कंप्रेस करके स्टोरेज बचाया जाता है, जबकि JPEG में बिना कंप्रेस के कई हाई क्वालिटी इमेज सेव होती है। तो ऐसा नहीं होता, ये बात गलत है। ठीक है, तो दूसरा गलत है और पहला आपका क्या हो जाएगा, सही। तो एक सही है, दो गलत है। देखिए, तो सीमोस और CCD की तुलना में तेज और अधिक ऊर्जा कुशल होता है और कम गर्मी उत्पन्न करता है। रॉ फॉर्मेट बिना कंप्रेस के इमेज को सेव करता है, जबकि JPEG कंप्रेस्ड फॉर्मेट होता है, जिससे स्टोरेज बचती है ना। तो JPEG में भी कंप्रेस करना है। अगला क्वेश्चन, सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को दिए गए डेटा से खुद पैटर्न सीखता है बिना किसी लेबल के। क्या कह रहा है, देखिए आपको सुपरवाइज के बारे में बताया था ना, जैसे एक स्टूडेंट हो गया और एक इसका एक टीचर हो गया ना। तो एक क्या करता है, स्टूडेंट अपने टीचर की निगरानी में सीखता है। ठीक है, तो ये सुपरवाइज लर्निंग कर रहा है, आप ऐसा समझिए। तो सुपरवाइज लर्निंग में किसी की निगरानी में कोई सीखता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को दिए गए डेटा से खुद पैटर्न सीखता है बिना किसी लेबल डेटा के। ऐसा नहीं है, ये अनसुपरवाइज का बता रहा है। ठीक है, कह रहा कि अनसुपरवाइज लर्निंग में डेटा को पहले से दिए गए लेबल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो बात दोनों गलत है। देखिए, दोनों क्यों गलत है, क्योंकि उल्टा दोनों बोल दिया, इसका इसमें बोल दिया और इसका इसमें। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है ना, उसमें लेबल डेटा की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, ये वातावरण से सीख लेता है। ठीक है, तो बात तो सही है, दोनों गलत है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग में पहले से लेबल डेटा किया होता है, यानी आउटपुट पहले से तय होता है। और अनसुपरवाइज लर्निंग में कोई भी लेबल डेटा नहीं होता है और एल्गोरिदम खुद पैटर्न को ढूंढ कर सीखता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग। कहा है कि डिसीजन ट्री एल्गोरिदम में सुपरवाइज लर्निंग का एक उदाहरण है। बात सही है, तो सही है ना। और दूसरा क्या है, कह रहे थे कि मीन्स क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम में, ये भी बात सही है। तो सी स्टेटमेंट हो, सी ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों सही है। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है ना। देखिए, डिसीजन ट्री सुपरवाइज लर्निंग में उपयोग होता है। ठीक है, और जहां आउटपुट को लेबल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। के मीन्स क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग का हिस्सा है, जिसमें डेटा को बिना लेबल के समूह में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक भाग है, लेकिन इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। कह रहा है कि रेनफोर्समेंट है ना में एजेंट को बिना किसी फीडबैक के खुद से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होती है। क्या बात सही है। देखिए, रेनफोर्समेंट में लर्निंग में क्या होता है ना, ये रिवार्ड पर आधारित होता है, पुरस्कार पर आधारित होता है। ठीक है, तो इसमें फीडबैक से खुद क्षमता ले सॉरी फीडबैक की खुद से निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी होती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो किस पर आधारित होता है रेनफोर्समेंट, रिवार्ड पर, पुरस्कार पर आधारित होता है। तो पहला तो सही था, है ना। देखिए, डीप लर्निंग में क्या यूज होता है, AI है ना। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है, ध्यान देना। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक उन्नत रूप है, जिसमें डीप न्यूरल्स का उपयोग किया जाता है। रेनफोर्समेंट में एजेंट को रिवार्ड और पनिशमेंट के माध्यम से सीखने का मौका मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपका 3 मेन है, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। एक होता है सेमी सुपरवाइज, जो दोनों का मिक्सचर होता है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है, रेनफोर्समेंट याद कर लीजिए। कह रहा कि ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का उपयोग न्यूनतम त्रुटि एरर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है।
क्या है कि ओवर फिटिंग तब होता है जब एक मॉडल केवल ट्रेनिंग डेटा पर अच्छा प्रदर्शन करता है लेकिन नए डाटा पर खराब। ये भी बात सही है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का उपयोग न्यूनतम त्रुटि प्राप्त करने और मॉडल को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। ओवर फिटिंग कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता ओवर फिटिंग, है ना। तब होता है जब मॉडल केवल ट्रेनिंग डेटा को अच्छे से समझ लेता लेकिन नए डेटा पर भविष्यवाणी नहीं कर पाता। अच्छा, ओवर फिटिंग से आप ऐसे समझ लीजिए कि कहते हैं नहीं कि ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। ओवर स्मार्ट जानते हैं आप सब, दिखावा का। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको आता जाता एक अक्षर नहीं रहता लेकिन वो इस ओवर स्मार्ट ज़्यादा बनते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे वही महाकवि कालिदास ही हैं, है ना। तो जब उनको बहुत स्मार्ट बनते हैं, जब उनको कह दिया जाता कि ये पढ़ कर ये सुनाइए, इसके बारे में बताइए, है ना, तो उनको कुछ नहीं आएगा, तब एकदम गोगा बन जाएंगे, है ना। तो वही होता है ओवर फिटिंग। पहले दिखावा खूब करेंगे लेकिन जब आ जाएगा ना तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब भूलेंगे नहीं आप सब ओवर फिटिंग को। देखिए CNN मतलब कॉन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से इमेज प्रोसेसिंग में किया जाता है। क्या बात सही है? और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि RNN मतलब रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का उपयोग मुख्य रूप से टाइम सीरीज डेटा और प्राकृतिक भाषा मतलब NLP में किया जाता है। बात तो दोनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए CNN का उपयोग मुख्य रूप से इमेज प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और कंप्यूटर विजन में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब है। और RNN का उपयोग समय आधारित और समय आधारित डेटा और NLP में किया जाता है क्योंकि ये पिछले इनपुट को ध्यान में रख सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा कि ट्रांसफार्मर, ठीक है, मॉडल का उपयोग NLP में किया जाता है और यह अटेंशन मैकेनिज्म पर आधारित होता है। बात तो सही है। कह रहा कि GPT और BERT दोनों ट्रांसफार्मर मॉडल के उदाहरण हैं। तो बताइए, तो इसमें दोनों सही है ना। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर मॉडल NLP मतलब नेचुरल लैंग्वेज होता है ना, और में क्रांति परिवर्तन लेकर आया। ट्रांसफार्मर क्या हुआ? मॉडल NLP में क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और वह अटेंशन मैकेनिज्म पर आधारित होता है। GPT का पूरा नाम आपको आना चाहिए, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफार्मर। और BERT का मतलब बाई डायरेक्शनल इनकोडर रिप्रेजेंटेशनल फ्रॉम ट्रांसफार्मर दोनों ट्रांसफार्मर आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा कि बायस और वेरिएंस मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। कह रहा कि रो बायस और लो वेरिएंस वाला मॉडल सबसे अच्छा माना जाता है। क्या बात सही है? तो दोनों सही था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब देख सकते हैं कि बायस वेरिएंस मॉडल की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और लो बायस और लो वेरिएंस वाला मॉडल सबसे बैलेंस्ड होता है जिसे अच्छे से जनरलाइज कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा कि सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM का उपयोग मुख्य रूप से वर्गीकरण और रिग्रेशन के लिए किया जाता है। तो पहला तो सही है। कह रहा कि SVM का मतलब सपोर्ट वेक्टर मशीन का हाइपर प्लेन डेटा को सबसे अच्छे तरीके से विभाजित करता है ताकि विभिन्न वर्गों के बीच अधिकतम दूरी बनी रहे। तो दोनों बात सही है, दोनों सही कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी।
और देखिए यहाँ से मशीन लर्निंग से है, इसीलिए थोड़ा क्वेश्चन आप सबको कठिन लगेगा, है ना। एसवीएम का उपयोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। और एसवीएम हाइपर प्लेन का उपयोग करता है, जो विभिन्न वर्गों के बीच अधिकतम अंतर बनाए रखता है, जिससे वर्गीकरण अधिक सटीक होता है। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, कह रहा है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, पीसीए का पूरा नाम है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, का उपयोग उच्च आयामी डेटा को कम आयामी बनाने के लिए किया जाता है। बात तो सही है। कह रहे कि पीसीए डेटा के मूल ढांचे को पूरी तरह से बदल देता है, ठीक है, जिससे डेटा की व्याख्या करने में कठिन हो जाता है। बात सही है, तो पहला तो सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पीसीए का उपयोग डेटा के आयाम को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे मॉडल को अधिक कुशलता से प्रशिक्षित किया जा सके। और पीसीए डेटा के मूल ढांचे को बदलता नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य विशेषताओं को संरक्षित रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा इसमें बदल दिया जाएगा, पूरा नहीं बदलता। कह रहा कि इनसेम्बल लर्निंग में कई कमज़ोर मॉडल वीक लर्नर्स को मिलाकर एक मजबूत मॉडल बनाने की तकनीकी है। तो पहला तो सही है। कह रहे कि रैंडम फॉरेस्ट इसेंबल लर्निंग का एक उदाहरण है, जो कई डिसीजन ट्रीज को मिलाकर काम करता है ना। तो यहाँ पर दोनों एकदम सही है। कह रहे कि इसेंबल लर्निंग में कई छोटे और कमज़ोर मॉडल को मिलाकर एक मजबूत और तकनीकी मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। और रैंडम फॉरेस्ट कई डिसीजन ट्री का एक समूह है, जो इसेंबल लर्निंग तकनीक का उपयोग करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि नैव बायस एल्गोरिदम को स्वतंत्र चर मानकर गणना की जाती है ना। तो बात सही बोला है। कह रहा कि नैव बायस एल्गोरिदम केवल वर्गीकरण कार्यों के लिए उपयोग होता, ना कि रिग्रेशन के लिए। ऐसा ही गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, केवल पहला सही है ना, पहला सही है, दूसरा गलत है। सॉरी, देखिए दूसरा क्यों गलत है, फिर से चेक कीजिए। कह रहे कि नैव बायस एल्गोरिदम केवल क्लासिफिकेशन कार्यों के लिए उपयुक्त होता, ना कि रिग्रेशन के लिए, ठीक है। तो ठीक ही बोला है ना, वन नहीं बोल दिया है, ठीक है। आप सब यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए नैव बायस एल्गोरिदम में स्वतंत्र चर मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर गणना करता है। हालांकि व्यापारिक रूप से सभी चर स्वतंत्र नहीं होते हैं, ठीक है। और यह मुख्य रूप से वर्गीकरण कार्यों के लिए उपयुक्त है, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन और डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि हाई पैरामीटर ट्यूनिंग का उद्देश्य मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस को अनुकूलित करना। देखिए ट्यूरिंग टेस्ट भी एक होता है ना, जो एआई को मतलब टेस्ट करता है, ठीक है। तो पहले तो सही है। ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च दो मुख्य तकनीकें जिसका प्रयोग हाइपर पैरामीटर ट्यूरिंग के लिए किया जाता है। बात तो दोनों सही है, ठीक है। तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का उद्देश्य मशीन लर्निंग मॉडल के मापदंडों को ऐसे तरीके से सेट करना है जिससे इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी हो। और ग्रिड सर्च और रैंडम सर्च दो मुख्य तकनीकें हैं जिनका उपयोग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा कि ट्रांसफ़र लर्निंग का उपयोग तब किया जाता है जब एक मॉडल को पहले से ट्रेन किए गए मॉडल से सीखी गई जानकारी को नए कार्यों पर लागू करता है। तो बात सही है। ट्रांसफ़र लर्निंग केवल डीप लर्निंग में उपयोग किया जाता है और अन्य मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही। कह रहे कि ट्रांसफ़र
लर्निंग में पहले से प्रशिक्षित मॉडल को कई समस्याओं पर लागू किया जाता है, जिससे प्रशिक्षण की गति और सटीकता बढ़ जाती है। हालांकि यह डीप लर्निंग में अधिक प्रचलित है, लेकिन कुछ पारंपरिक मशीन लर्निंग मॉडल में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 कह रहे कि MLOPS मतलब मशीन लर्निंग ऑपरेशन, ठीक है, एक प्रक्रिया जो मशीन लर्निंग मॉडल के उत्पादन, डेवलपमेंट और निगरानी मॉनिटरिंग पर केंद्रित है। बिल्कुल बात सही है। तो पहले स्टेटमेंट तो सही है, और दूसरा क्या स्टेटमेंट कह रहा कि MLOPS है ना, केवल मॉडल प्रशिक्षित तक सीमित होता है, इसके बाद किसी अन्य प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है, गलत है। तो केवल पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं कि MLOPS मशीन लर्निंग मॉडल के उत्पादन, तैनाती मतलब डेवलपमेंट कर सकते हैं, और निगरानी और स्वचालित की एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है। यह केवल मॉडल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं होता, बल्कि मॉडल को वास्तविक वर्ल्ड में भी लागू करना और उसकी परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 करते ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम का उपयोग मशीन लर्निंग में न्यूनतम त्रुटि प्राप्त करने के लिए किया जाता है। देखिए अभी यह क्वेश्चन ऊपर आया था। ठीक है। और ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा ग्लोबल मिनिमम तक पहुंचता है, भले ही कॉस्ट फंक्शन कितना भी जटिल हो। क्या ऐसा है? तो पहला आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा मिस्टेक है। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। आगे क्या है, कह रहे थे, आगे देखिए एक्सप्लेनेशन। ग्रेडियंट डिसेंट का उपयोग कॉस्ट फंक्शन को न्यूनतम करने के लिए किया जाता है, जिससे मॉडल की सटीकता बढ़ती है। ग्रेडियंट डिसेंट हमेशा ग्लोबल मिनिमम तक नहीं पहुंचता, बल्कि कभी कभी ये लोकल मिनिमम में भी फंस जाता है। ठीक है। देखिए सब मशीन लर्निंग का है ना, आप सब एक बार पढ़े रहेंगे, पेपर में आएगा तुरंत आप सबका दिमाग चल जाएगा। अभी आप सब ओवरफिटिंग के बारे में पढ़े थे। ठीक है। ओवरफिटिंग तब होता है जब एक मशीन लर्निंग मॉडल प्रशिक्षण डेटा को बहुत अच्छे से सीख लेता है, लेकिन नए डेटा पर प्रदर्शन नहीं करता। बिल्कुल बात सही है, ये तो आपको बताए थे। कह रहा कि ओवरफिटिंग से बचने के लिए रेगुलाइजेशन तकनीकी जैसे L1 और L2 रेगुलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। बात सही है। तो पहला आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है। ठीक है, दोनों बात सही है। पहला आप ओवर फिटिंग के बारे में आप जान गए ना। देखिए रेगुलाइजेशन तकनीकी जैसे L1 है ना, लासो, L2 का रिजिड, ओवर फिटिंग को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आप ऐसे ही याद कर लिए L1 एंड L2 है ना। अच्छा, एक L1 और L2 आप और पढ़े थे कहाँ पर, कैसे मेमोरी में ना, उसके टाइप है L1 L2 L3। देखिए के मीन्स क्लस्टरिंग एक सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसका उपयोग डेटा वर्गीकरण के लिए किया जाता है। बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम सही है। ठीक है। और कह रहा कि के मीन्स क्लस्टरिंग का उपयोग अनियमित डेटा पैटर्न को ग्रुप करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही, क्लस्टरिंग करता है ना, ग्रुप बाय ग्रुप। तो दोनों सही है। देखिए के मीन्स क्लस्टरिंग एक अन्य सुपरवाइज लर्निंग की तकनीकी है, ना कि सुपरवाइज लर्निंग का। सॉरी, पहला मिस्टेक है क्या, एक मिनट चेक कर लेते हैं। देखिए के मीन्स से क्लस्टरिंग एक सुपरवाइज, सॉरी यहाँ सुपरवाइज बोला ना, जबकि के मीन्स अभी आप एक क्वेश्चन ऊपर भी पढ़े थे है ना, ऊपर क्या पढ़े थे कि के मीन्स क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम होता है ना। तो ये आपका गलत है, यहाँ अनसुपरवाइज होना चाहिए। ठीक है। आगे क्या है, तो पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। देखिए इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ एक्सप्लेन विथ, ठीक है, ताकि मिस्टेक हो आप सबको पता चल सके। तो के मीन्स से क्लस्टरिंग एक अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, ना कि सुपरवाइज। ठीक है। इसका उपयोग बिना लेबल डेटा के लिए किया जाता है। आप सबको बता दिए है ना कि सुपरवाइज लर्निंग में क्या यूज होता है और अनसुपरवाइज लर्निंग में। कह रहा कि डीप लर्निंग में
बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम का उपयोग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया जाता है। ये भी बात सही है। कह रहा है कि बैक प्रोपागेशन मुख्य रूप से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स में उपयोग किया जाता है। तो पहला सही है और दूसरा भी सही है, दोनों भी सही है। ठीक। कह रहे कि बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम का उपयोग न्यूरल नेटवर्क्स के भार को अपडेट करने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादातर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स में उपयोग किया जाता है। ठीक है। और लेकिन अन्य प्रकार के नेटवर्क्स में भी लागू किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब क्वेश्चन है। आगे क्या है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जिसे बोलते हैं RNN है ना, का उपयोग सिक्वेंशियल डेटा जैसे टाइम सीरीज और भाषा मॉडलिंग में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बात सही। RNN का उपयोग कहाँ होता है, सिक्वेंशियल डेटा में और टाइम सीरीज और भाषा मॉडलिंग में। कह रहे कि RNN में वांसिंग ग्रेडियंट समस्या होती है जिससे लंबे अनुक्रमों पर सीखना कठिन हो जाता है। क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है ना। देख लीजिए आप यहाँ पर कि RNN को अनुक्रमिक डेटा पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि भाषाओं की भविष्यवाणी और समय श्रृंखला डेटा। वैंसिंग ग्रेडियंट समस्या के कारण RNN लंबे अनुक्रमों में सीखने में कठिनाई का सामना कर सकता है, जिससे LSTM मतलब लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी और GRU मतलब गेट रिकरेंट यूनिट जैसे आर्किटेक्चर हल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स GANS है ना, का उपयोग सिंथेटिक डेटा और नकली इमेज बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बात सही बोल रहा है। दूसरा क्या है, कह कि GANS दो नेटवर्क्स, एक जनरेटर और एक डिक्रिमिनेटर का उपयोग करता है और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से काम करता है। तो दोनों एकदम सही बोल रहा है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, C। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि GANS का उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली सिंथेटिक छवियों, नकली चेहरों और यहाँ तक कि वीडियो भी बनाने में काम आता है इसका। और GANS जनरेटर नए डेटा बनाता है और डिस्क्रिमिनेटर इसका मूल्यांकन करता है, जिसे धीरे धीरे वास्तविक डेटा जैसा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, कह कि ऑटो इनकोडर्स एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, जो डेटा के महत्वपूर्ण फीचर को संक्षिप्त मतलब कंप्रेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। और कह रहा कि ऑटो इनकोडर्स का उपयोग नॉइस रिड्यूसन और फीचर एक्सट्रैक्शन में किया जाता है। ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑटो इनकोडर्स डेटा को एक संक्षिप्त रूप में बदलने और पुनः निर्माण करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन्हें आमतौर पर नॉइस रिड्यूसन और फीचर्स लर्निंग और इमेज कंप्रेशन में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 कर कि कैसे मेमोरी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से आपका मेमोरी पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, अब ये आप सबका मशीन लर्निंग ख़त्म हो गया। अब मेमोरी देखेंगे, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, कर कि मशीन लर्निंग प्रोसेस और मुख्य मेमोरी रैम के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। क्या बात सही है? तो कह रहा कि कैसे मेमोरी प्रोसेसर और मुख्य मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो पहला तो आपका सही है। कह रहा कि कैसे मेमोरी आमतौर पर डायनेमिक DRAM मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पर आधारित। देखिए कैसे मेमोरी DRAM पर आधारित नहीं होता, ये SRAM पर आधारित होता है। ठीक है, क्योंकि SRAM तेज होता है। तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या है यहाँ पर देखिए कि कैसे मेमोरी का उपयोग CPU और RAM के बीच डेटा एक्सेस की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैसे मेमोरी मुख्य रूप से SRAM
पर आधारित होता है, ना कि डी रैम पर। ठीक है, आप जानते हैं कि सबसे जो तेज़ मेमोरी होता है कौन सा होता है? रजिस्टर, उसके बाद कैसे, फिर रैम, फिर रोम, है ना, ऐसा। तो उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव या एसएसडी का एक हिस्सा होता है, जिसका उपयोग तब किया जाता है जब रैम पूरी तरह से भर जाता है। एकदम करेक्ट बोला है। कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी वास्तविक रूप से रैम से अधिक तेज होती है ना, और इसकी स्पीड अधिक होती है। क्या बात सही है? नहीं, क्योंकि वर्चुअल मेमोरी ना सेकेंडरी स्टोरेज का यूज करता है ना, एसएसडी का प्रयोग करता है ना, तो रैम से तेज नहीं होता है। बात गलत बोला है। तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरा गलत है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप सब कि वर्चुअल मेमोरी रैम के कम होने पर हार्ड ड्राइव या एसएसडी का उपयोग कर अस्थायी मेमोरी के रूप में काम करती है। ठीक है, जब रैम भर जाता है तो ये क्या कर लेता है? एसएसडी से कुछ पार्ट ले लेता है। ये वास्तविक रैम की तुलना में धीमी होती है, क्योंकि हार्ड ड्राइव एसएसडी की स्पीड रैम की तुलना में कम होती है, क्योंकि यही जो वर्चुअल मेमोरी होता है ना, वही तो एसएसडी और हार्ड ड्राइव यूज करता है। तो हार्ड ड्राइव या एसएसडी रैम से कम गतिशील होती है। ठीक है, कर की रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी का उपयोग कंप्यूटर में अस्थायी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो पावर बंद होने पर भी सुरक्षित रहता है। तो बिल्कुल बात सही है ना। उसे बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं ना। कर कि EPRO मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है और उसे दोबारा मिटाया नहीं जा सकता। अच्छा देखिए, यहाँ लिखा इरेजेबल मतलब क्या होता है? मिटाना। तो यहाँ भी क्या कर मिटाया नहीं जा सकता, गलत बोला। मिटाया जा सकता है, वो भी किसके माध्यम से? UV के माध्यम से। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट के माध्यम से मिटाया जा सकता है। तो यहाँ भी पहला सही हो जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, जिसका उपयोग बायोस और फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और EPROM को UV लाइट से मिटाया जा सकता है। ठीक है, और फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है, मिटाकर फिर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कि यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा को बनाए रखने के लिए ताज़ा मतलब रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल बात सही है। देखिए, रिफ्रेश किस में होता है? डी रैम में होता है ना। डी रैम को बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। कह रहा कि डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में यस रैम धीमी होती है और सस्ती होती है। ऐसा नहीं है, दोनों गलत बोला। देखिए, यस रैम तेज़ होता है, ठीक है, और ये तेज़ होता तो क्या होगा? महंगी भी होता है। तो यस रैम क्या होता है? डी रैम से तेज़ होता है और महंगी भी होता है। गलत है, और पहला आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यस रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि डी रैम को बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। यस रैम डी रैम से तेज़ होती है, लेकिन महंगी होती है। तेज़ होती है ना, तो महंगी तो होगा ही। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जिसका डिमांड मार्केट में ज़्यादा रहता है वो सामान अक्सर महंगी रहती है। अगला क्या है? फ्लैश मेमोरी से है। ठीक है, कह रहे कि फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल स्टोरेज टाइप का है। ठीक है, तो जिसे पावर बंद होने पर भी डेटा स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल बात सही है। तो फ्लैश नॉन वोलेटाइल का मतलब अगर विद्युत जाएगा तो भी डाटा बना रहेगा, डिलीट नहीं होगा। ठीक है, करके फ्लैश मेमोरी का उपयोग मुख्य रूप से रैम के रूप में किया जाता है, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि रैम का स्पीड फ्लैश मेमोरी से तेज़ होता है, तो रैम के रूप में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा ई। तो फ्लैश मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल का मतलब आपको बता दिए, है ना। विद्युत जाएगा तब भी डेटा बना रहेगा, है ना। आप कह सकते हैं परमानेंट, जिसका उपयोग एसएसडी, यूएसबी ड्राइव और मेमोरी कार्ड के रूप में किया जाता है। फ्लैश मेमोरी को रैम
के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सेस स्पीड रैम की तुलना में धीमी होती है। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि कैसे मेमोरी को सीपीयू के अंदर ही इंटीग्रेट किया जाता है जिससे ये मुख्य मेमोरी से तेज होती है। तो बिल्कुल बस ये कैसे मेमोरी कहाँ होता है, सीपीयू के एक अंदर होता है ना, ऐसे पार्ट होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं। सीपीयू हो गया, कैसे हो गया, सॉरी कैसे हो गया और रजिस्टर हो गया। कह रहा कि L2 कैसे और L1 कैसे और L2 कैसे और L3 कैसे कैसे मेमोरी के प्रकार होते हैं जिनका उपयोग प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। बात सही है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों कैसे मेमोरी के पार्ट है, याद कर लेना, है ना। तो पहला क्या था, पहला आपका सही था, दूसरा भी सही था, तो दोनों सही हो गया, ठीक है। आप सब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे मेमोरी सीपीयू में इंटीग्रेटेड की जाती है और यह एस रैम से तेज़ होती है। L1 L2 L3 कैसे मेमोरी की अलग अलग पार्ट होती है ना, और जो सीपीयू की प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है। तो कैसे मेमोरी कितने प्रकार की हो गई, 3। और यहाँ पर बोला कि रजिस्टर मेमोरी सबसे तेज होती है जिसे सीपीयू के अंदर उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है, आपको ऊपर आगे आपको बताए थे सबसे तेज आपका होता है रजिस्टर, फिर कैसे, फिर रैम रोम सेकेंडरी, है ना। तो आपका सही है पहला स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, कह रहा कि रजिस्टर का उपयोग अस्थायी डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल बात सही है, अस्थायी डेटा इसमें यूज होता है ना, ऐसा नहीं था कि परमानेंट इसमें यूज होता है। तो यहाँ पर भी दोनों सही है। तो रजिस्टर सीपीयू के सबसे तेज मेमोरी यूनिट होती है ना, जिनका उपयोग अस्थायी डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और सीपीयू सीधे रजिस्टर मेमोरी से डेटा एक्सेस करता है, ध्यान देना, और जिससे कि ये कैसे और रैम से भी तेज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा कि EEPROM मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी को बिजली की सहायता से मिटाया जा सकता है और फिर प्रोग्राम किया जा, बिल्कुल बात सही है। आपको पीछे बताते केवल अगर EEPROM पूछता ना तो UV के माध्यम से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और EEPROM को मिटाने और लिखने की प्रक्रिया फ्लैश मेमोरी की तुलना में तेज होती है। देखिए जो स्टेटमेंट नंबर 2 है ना, आप सबको कंफ्यूज कर देगा। कहाँ कंफ्यूज होंगे, आप सब सोचेंगे ये रैम है और ये फ्लैश मेमोरी है, तो जायज़ बात है रैम फ्लैश मेमोरी से तेज़ होता ही है, तो ऐसे भी तेज़ होगा, लेकिन आपका लॉजिक गलत है, ठीक है। कह रहा है कि इसका मिटाना और फिर लिखना, है ना, तो मिटाना और लिखना फ्लैश मेमोरी की तुलना में तेज़ नहीं होता, कम होता है, ठीक है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। क्यों ऐसा होता है आप सबको बता देते, देखिए EEPROM को मिटाने और लिखने की प्रक्रिया फ्लैश मेमोरी की तुलना में धीमी होती है क्योंकि यह एक बार में केवल एक ही बाइट को मिटा सकती है, जबकि फ्लैश मेमोरी पूरे ब्लॉक को एक ही बार में मिटा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्टर सीपीयू में स्थित सबसे तेज मेमोरी होता है, बिल्कुल बात सही है ना। और रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी का एक ही भाग है। देखिए स्टेटमेंट नंबर 2 से आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो जो रजिस्टर होता है ना वो प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा नहीं होता है, वो सीपीयू का अभिन्न अंग होता है, ठीक है। तो आपका पहला आपका सही है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है जो सीधे सीपीयू में स्थित होती है, ठीक है। और रजिस्टर प्राइमरी मेमोरी रैम का हिस्सा नहीं होता बल्कि सीपीयू का एक अभिन्न भाग होता है, ठीक है। 97 क्या है, कह रहा है कि डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की प्रत्येक मेमोरी सेल को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है। अभी आपको ऊपर बताए थे डी रैम को बार बार रिफ्रेश किया जाता है। यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की तुलना में डी रैम अधिक महंगी होती है। देखिए ये आप लगभग ऊपर पढ़ चुके हो, तो यस रैम तो महंगा होगा ही, है ना, डी रैम की तुलना में, बात सही है। और डी रैम को की प्रत्येक मेमोरी को सेल को बार बार रिफ्रेश, ये भी सही है, तो दोनों सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है।
एक सही दो गलत, रुक जाए 1 मिनट। कह रहे कि यस रैम की तुलना में डी रैम अधिक महंगी, नहीं देखिए अच्छा मिस्टेक हो गया या थोड़ा आप अच्छे से देखिए। कह रहा है कि यस रैम की तुलना डी रैम महंगा, नहीं डी रैम महंगा नहीं होता, डी रैम सस्ता होता, यस रैम महंगा होता है ना। तो आपका पहला सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यस रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है जिससे ये धीमी होती है, ठीक है। और यस रैम की तुलना में डी रैम सस्ती होती है क्योंकि यस रैम की संरचना अधिक जटिल होती है जिससे इसमें ट्रांजिस्टर अधिक लगे होते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होता है महंगा होता है। और 98 क्या है, कह रहा है कि L1 कैसे CPU के सबसे नज़दीक होती है, कैसे है ना, अभी आपको बताते हैं कैसे मेमोरी का पार्ट है और सबसे तेज़ होती है, बिल्कुल बात सही। L1 कैसे तेज़ होती है और CPU के पास ही होता है। कह रहा है कि L3 कैसे CPU और रैम के बीच एक माध्यम की तरह काम करती है और L1 L2 से धीमी होती है, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर दोनों बात सही बोल रहा है, ठीक है। L3 L2 L1 से धीमी होती है। कह रहे कि L1 कैसे सबसे तेज़ होती है जो CPU के सबसे करीब होती है। L3 कैसे की स्पीड L1 और L2 से कम होती है लेकिन यह CPU और रैम के बीच की दूरी को कम करने में मदद करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा कि स्वैपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उपयोग किए जाने वाली एक तकनीक है जिससे प्रोसेस को रैम से सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क में हस्तांतरण किया जाता है, बिल्कुल बात सही है। आप सबको स्वैपिंग बता देते हैं स्वैपिंग क्या होता है, ठीक है। मान लेते हैं आपका कंप्यूटर हो गया और ये आपका मान लेते हैं वर्चुअल, कोई मान लेते हैं सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, है ना। तो जब डाटा आप एक दूसरे में भेजते हैं ना तो उसी को बोलते हैं स्वैपिंग, है ना। डाटा का ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, आप समझ लीजिए स्वैपिंग कहलाता है। कह रहा है कि स्वैपिंग प्रोसेस सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है, नहीं स्वैपिंग के माध्यम से थोड़ा बहुत जो सिस्टम का परफॉर्मेंस होता है ना कम होता है ना कि बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्वैपिंग है, जैसे स्वैपिंग हो गया, पेजिंग हो गया ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वैपिंग तकनीकी में जब रैम फुल हो जाती है तो कुछ प्रोसेस को हार्ड डिस्क में भेज देता है, ठीक है। हालांकि जो स्वैपिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को थोड़ा कम कर देता है क्योंकि हार्ड डिस्क की स्पीड रैम से काफ़ी कम होती है। और 100 क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मेमोरी इंटरलेविंग तकनीकी का उपयोग रैम की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है, बात सही है। कह रहा कि इस तकनीकी में एक साथ कई मेमोरी मॉड्यूल को एक्सेस किया जाता है जिससे डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बढ़ जाती है। तो दोनों बात क्या बोला, सही बोला है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि मेमोरी इंटरलीविंग एक तकनीकी है जैसे मेमोरी को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और सीपीयू इन भागों को समांतर रूप से एक्सेस करता है जिससे डाटा ट्रांसफ़र की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, देखिए कर कि प्राइमरी मेमोरी मतलब रैम की बात कर रहा है, ठीक है। डेटा अस्थायी रूप से स्टोर करता है, क्या बात सही है, नहीं देखिए रैम जो होता है ना अस्थायी नहीं तो अस्थायी होता है ना, वोलाटाइल मेमोरी होता है रैम, ठीक है। तो पहला गलत है। कर कि सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड डिस्क एसएसडी का उपयोग दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी डाटा को। तो दूसरा आपका सही है, पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं केवल 2 सही है, ठीक है। अभी आपको बता दें कि रैम जो कैसे मेमोरी है अस्थायी होता है ना, जो कंप्यूटर के बंद होने पर डाटा को खो देता है। हार्ड डिस्क एसएसडी सेकेंडरी मेमोरी होता है ना, इसमें लाइट चल जाती है ना तो भी डाटा बना रहता है बहुत लंबे समय तक के लिए। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी एक तकनीक है जो हार्ड डिस्क के एक भाग को रैम की तरह उपयोग करने की अनुमति देता है, बिल्कुल बात सही है। करके वर्चुअल मेमोरी मुख्य रूप से सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए
कैसे मेमोरी की जगह लेती है। तो आपको ये आप बता चुके हैं कि वर्चुअल मेमोरी के माध्यम से सिस्टम की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वर्चुअल मेमोरी तकनीक है जिसमें हार्ड डिस्क के एक भाग को रैम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रोग्राम को एक साथ रन कराया जा सकता है ना। और रही बात है इसकी तेज की, तो कैसे मेमोरी और ये कैसे मेमोरी की जगह नहीं लेता, बल्कि रैम की कमी को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है वर्चुअल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि कैसे मेमोरी का एक मुख्य कार्य सीपीयू और रैम के बीच डेटा एक्सेस स्पीड को तेज करना है। तो बिल्कुल बात सही है। करा कि कैसे मेमोरी को डी रैम तकनीक से बनाया जाता है। क्या बात सही है? नहीं। देखिए कैसे मेमोरी तेज मेमोरी होता है ना, डी रैम नहीं होता, यस रैम होता है, ठीक है। यस रैम के माध्यम से बनाया जाता है। तो ये आपका गलत है और केवल क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, ठीक है। ई भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ई भी वह लिखा है, पहले का उत्तम रूप है ना। तो कह रहा कि कैसे मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच डेटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाता है। कैसे मेमोरी यस रैम मतलब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी से बनाई जाती है, जो कि यस रैम से तेज़ होती है और महंगी भी होती है। ये बात आप आगे पढ़ चुके हो। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा कि पेजिंग और सेगमेंटेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों ही मेमोरी प्रबंधन की तकनीकी है, लेकिन पेजिंग में डेटा को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में विभाजित किया जाता है। बिल्कुल बात सही। पेजिंग में क्या होता है ना, फिक्स्ड इसको ब्लॉक में विभाजित कर देते हैं, जबकि सेगमेंटेशन में डेटा को वेरिएबल साइज ब्लॉक में विभाजित किया जाता है, जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या उत्पन्न होती है। ये भी बात सही है। तो दोनों बात सही है और एक क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए पेजिंग मेमोरी को छोटे निश्चित आकार के ब्लॉक के रूप में विभाजित किया जाता है, जिससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होती है, ठीक है। और सेगमेंटेशन में मेमोरी को विभिन्न आकार के ब्लॉक्स या सेगमेंट में विभाजित किया जाता है, जिससे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि राइट थ्रो राइट बैक दो केस है, दो कैसे राइटिंग टेक्निक है। बिल्कुल बात सही है ना। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा, कितना डीप से। करके राइट थ्रो में डेटा तुरंत मुख्य मेमोरी में लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप नंबर 2, राइट थ्रो में डेटा तुरंत किस में लिखा जाता है, रैम में लिखा जाता है, जबकि राइट बैक में डेटा को पहले कैसे में संग्रहित स्टोर किया जाता है और बाद में रैम में लिखा जाता है। तो दोनों बात सही बोला है, ठीक है। तो आप एकदम अच्छे से रट लीजिए सब। और राइट थ्रो में डेटा तुरंत रैम में लिखा जाता है, जिससे डेटा सुरक्षित रहता है, लेकिन स्पीड कम होती है। राइट बैक में डेटा पहले कैसे में लिखा जाता है और फिर बाद में रैम में अपडेट होता है, ठीक है, जिससे स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन डेटा खोने का खतरा बना रहता है, ठीक है। आगे क्या है, देखिए RLU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और FIFO मतलब फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट दो प्रसिद्ध कैश रिप्लेसमेंट पॉलिसी है। बिल्कुल बात सही है ना। कर कि RLU पॉलिसी में उस डेटा को हटाया जाता है जिसे सबसे पहले कैश में डाला जाता है। देखिए RLU का पॉलिसी नहीं है, एक इसका पॉलिसी है, यह फीफो का पॉलिसी है। फीफो में क्या था, पहले जो आएगा वही पहले हटेगा। देखिए यहाँ बोला कि डेटा को पहले हटाया जाएगा जो सबसे पहले आएगा, ये फीफो का पॉलिसी है ना। तो दूसरा आपका गलत हो गया, पहला आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि RLU मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में डेटा सबसे कम उपयोग किए गए डेटा को कैसे से हटाया जाता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में जो डेटा सबसे पहले कैसे में आया था उसे सबसे पहले हटाया जाता है, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन क्या है 107, कह रहा है कि एस डी रैम मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, को सीपीयू के क्लॉक स्पीड के अनुसार सिंक्रोनाइज किया जाता है जिससे इसकी स्पीड डी रैम से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। करके डी डी आर मतलब डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, यस रैम से अलग होती है क्योंकि ये क्लॉक स्टाइल में केवल एक बार डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। ऐसा नहीं, एक बार नहीं 2 बार करता है ना। तो दूसरा गलत है और पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि एस डी रैम सीपीयू की क्लॉक स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज होती है जिससे एस रैम से तेज़ होती है। डी डी आर एच डी रैम एक क्लॉक के साइकिल में 2 बार, देखिए 2 बार डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है जिसकी इसकी स्पीड एस डी रैम से 2 गुनी हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। बिल्कुल बात सही है। जिसका डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर भी सुरक्षित बना रहता है। बिल्कुल सही है। कह रहा कि पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एक बार प्रोग्राम होने के बाद दोबारा मिटाई जा सकती है। नहीं, देखिए यहाँ लिखा केवल आप पढ़ सकते हैं ना, मिटाया उठाया नहीं जा सकता। तो दूसरा गलत है और पहला आपका सही है। तो केवल ये हो जाएगा ए करेक्ट। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिटाया कौन सा जाता है, ई पी रोम है ना, ई पी रोम मिटाया जा सकता है। ये आपके बारे में आगे डिस्कस कर चुके हैं है ना, मिटाने वाला कौन कौन सा होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपका इतना सारा क्वेश्चन मेमोरी का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आपको मिलेगा प्रिंटर का। ठीक है। तो ऐसे टॉपिक वाइज हर एक क्वेश्चन आप सबका कवर होगा। ठीक, क्या क्वेश्चन आगे कर कि इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के दौरान पेपर और रिबन के बीच यांत्रिक संपर्क होता है। बिल्कुल बात सही है। देखिए प्रिंटर 2 प्रकार का होता है ना, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट है ना। जो इम्पैक्ट होता है ना उसमें टच करते हुए प्रिंट करता है। तो पहले तो सही बोला है। कर कि रेजर प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हीट आधारित प्रक्रिया से प्रिंटिंग करता है। तो ये भी बात सही है। तो दोनों सही बोला है। ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रिंटर टॉपिक शुरू होता है। अब देखिए कितना क्वेश्चन प्रिंटर का है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन सा आता है, जैसे डॉट मैट्रिक, डेजीवेट प्रिंटिंग के दौरान पेपर और रिबन के बीच एक यांत्रिक संपर्क प्रयोग करता है। ठीक है। और रेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज और हीट का उपयोग करके इमेज को बनाता है ना। अच्छा, जब आप देखते हैं जो बस कंडक्टर जैसे फीस काटता है, या आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे जो आपको इमेज देता है ना प्रिंट करके, वो होता है थर्मल प्रिंटर होता है। ठीक है, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि इंकजेट प्रिंटर में टिनी नोजल का उपयोग कर लिक्विड इंक को पेपर से स्प्रे करता है। सही है। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर केवल मोनोक्रोम्स मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग कर सकते हैं, जबकि लेजर प्रिंटर एक ही कलर प्रिंटिंग सपोर्ट करते हैं। क्या बात सही है। तो क्या इंकजेट प्रिंटर केवल ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करते हैं क्या, तो पहला आपका ऑप्शन सही है। इंकजेट प्रिंटर टेनी नोजल का प्रयोग करते हैं, लेकिन दूसरा आपका गलत है। ठीक है। तो इंकजेट प्रिंटर छोटे नोजल्स के माध्यम से लिक्विड को इंजेक्ट करते हैं पेपर पर, जबकि इंकजेट प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों तरह के प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ना कि केवल मोनोक्रोम्स मतलब केवल एक ही कलर है ना। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो करेक्टर प्रिंटिंग के लिए पेन्स और इंक रिबन्स का प्रयोग करता है। पहला तो सही है। करेक्ट डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स केवल टेक्स्ट प्रिंट करता है और ग्राफिक्स प्रिंट करने में असमर्थ है।
ऐसा नहीं है ना। तो ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकता है। तो पहला सही था और दूसरा गलत। देखिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर पिंस और इंक रिबन का प्रयोग करके प्रिंटिंग करता है ना, इसलिए ये कैसा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। और डॉट मैट्रिक प्रिंटर्स ग्राफिक्स को भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है, हालांकि इनकी गुणवत्ता कम होती है। तो उससे क्या कम होती है, प्रिंट तो करता ही है। अगला कह रहा है कि थर्मल प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए हीट सेंसिटिव पेपर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। थर्मल प्रिंटर अभी आपको बताया ना, जो बस कंडक्टर पर्ची काटता है ना, और जो पेट्रोल पंप पर भी देता है, थर्मल प्रिंटर ही होता है। उसका आप सब देखेंगे ना कि कुछ दिन के बाद उसका इंक उड़ जाता है ना, ऐसा होता है। तो दूसरा है कर थर्मल प्रिंटर का उपयोग अक्सर पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन और एटीएम रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। हाँ, एटीएम से भी वही कागज़ निकलता है ना। तो पहला भी सही और दूसरा भी सही, दोनों आपका सही हो गया, ठीक है। तो दोनों सही है। देखिए थर्मल प्रिंटर हीट सेंसिटिव पेपर का प्रयोग करते हैं ना, जिससे प्रिंटिंग बिना इंक के होती है। और इसका उपयोग पीओएस मशीन्स जैसे एटीएम रिसिप्ट और बार कोड प्रिंटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि प्लाटर प्रिंटर की तुलना में बड़े आकार और ग्राफिक्स और टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए किए जाते हैं। जो बड़े बड़े होल्डर्स होते हैं ना, वो किसके माध्यम से प्रिंट होते हैं, प्लॉटर के माध्यम से। तो पहला भी सही है। कह रहा कि इंकजेट प्रिंटर और इंकजेट प्लॉटर्स और लेजर प्लॉटर्स आमतौर पर कैड कैड मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन में उपयोग होते हैं। तो दोनों बात एकदम सही बोला है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्लॉटर्स बड़े आकार के ग्राफिक्स और टेक्स्ट को प्रिंट करने में सक्षम होता है। कैड में इंकजेट और लेजर प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दोनों यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 114 मतलब 114 डीपीआई मतलब डॉट पर इंच प्रिंटर की रेजोल्यूशन को दर्शाता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो कर कि हायर डीपीआई का मतलब बेहतर प्रिंटिंग क्वालिटी, ये भी एकदम सही है। तो जितना ज़्यादा मतलब डीपीआई होगा उतना ज़्यादा अच्छे से एकदम क्वालिटी बेस्ट एचडी जिसे आप बोलते हैं ना, उतना अच्छा आपका प्रिंट करेगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सही है। तो डीपीआई प्रिंटर की क्वालिटी को मापता है, ठीक है, जितना अधिक डीपीआई होगा उतना अच्छा प्रिंट का क्वालिटी होगा। आगे क्या है करा कि मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स एम एफ पी प्रिंटिंग स्कैनिंग कॉपिंग और फैक्स की सुविधा देते हैं। बिल्कुल बात सही है। तो यह नाम ही देखिए मल्टी फंक्शन, तो एक साथ बहुत सारे काम है ना। तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स केवल इंकजेट प्रिंटर तकनीक पर आधारित होते, ऐसा नहीं होता ना। तो पहला आपका सही और दूसरा गलत है। देखिए एम.एफ.पी में प्रिंटिंग स्कैनिंग कॉपिंग और फैक्स जैसे सुविधा मिलती है, ठीक है। ये केवल इंकजेट तक सीमित नहीं बल्कि लेजर तकनीकी पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि लाइन प्रिंटर कौन सा प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। एक प्रकार के हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं। देखिए लाइन प्रिंटर तो लाइन बाय लाइन को प्रिंट करते हैं, करेक्टर प्रिंटर करेक्टर बाय करेक्टर प्रिंट करते हैं। तो बात सही है। करके लाइन प्रिंटर्स का उपयोग सामान्यतः ऑफिस डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ भी दोनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, दूसरा मिस्टेक है क्या, देखिए लाइन प्रिंटर का उपयोग सामान्यतः ऑफिस में डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के, आजकल किसका प्रयोग होता है, लेजर प्रिंटर का करते हैं ना, क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ई ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब यहाँ देख सकते हैं कि लाइन प्रिंटर हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट कर देते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर ऑफिस डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के बजाय
बड़े पैमाने पर डेटा प्रिंट, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, बिलिंग सिस्टम में यहाँ सब किया जाता है। ठीक है। अगला क्या है, कह रहा कि डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। बिल्कुल बात सही है। जो टाइपराइटर जैसे गुणवत्ता टेक्स्ट प्रिंट करता है। बात तो सही है। डेजी व्हील प्रिंटर्स ग्राफिक्स प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। देखिए ये सब ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता। कौन करता है ग्राफिक्स को प्रिंट? प्लॉटर, है ना। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, और टाइपराइटर जैसे गुणवत्ता का टेक्स्ट प्रिंट कर सकता है। ठीक है। एक ग्राफिक्स प्रिंट करने में सक्षम नहीं होते क्योंकि ये केवल पहले से बने कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 3D प्रिंटर में फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग जिसे बोलते हैं FDM सबसे सामान्य तकनीकी है, जिसमें प्लास्टिक और फिलामेंट्स को पिघलाकर लेयर बाय लेयर प्रिंट करता है। क्या बात सही है? तो 3D प्रिंटर की बात कर रहा है, बात सही है। कह रहा कि 3D प्रिंटर्स केवल इंडस्ट्रियल और प्रोटाइपिंग के लिए किया जाता है, उपयोग करता है, और व्यक्तिगत उपयोग नहीं। ऐसा नहीं, आप व्यक्तिगत भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका पहला सही हो जाएगा और दूसरा गलत। देखिए फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग है ना 3D प्रिंटिंग की सबसे सामान्य तकनीक। इसमें प्लास्टिक फिलामेंट को पिघला कर लेयर बाय लेयर प्रिंट किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि 3D प्रिंटर अब व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी उपलब्ध है, ना कि केवल इंडस्ट्रियल। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा कि डॉटमेटिक प्रिंटर्स का उपयोग सामान्यतः मल्टी पार्ट फार्म और कार्बन कॉपी प्रिंट करने के लिए किया जाता है। क्या बात सही है? और दूसरा क्या है कि लेजर प्रिंटर्स भी कार्बन कॉपी प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। तो दूसरा आपका गलत है, पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए डॉटमेटिक प्रिंटर्स का उपयोग कार्बन कॉपीज और मल्टी पार्ट फार्म को प्रिंट करने में यूज होता है, जबकि लेजर प्रिंटर्स केवल एक ही लेयर पर प्रिंट कर सकते हैं और कार्बन कॉपी प्रिंट करने में सक्षम नहीं होते हैं। फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है लेजर प्रिंटर ना। कह कि बबल जेट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर एक प्रकार है जो छोटे हीटेड बबल्स के माध्यम से इंक को पेपर पर ड्रॉप करता है। तो बात तो सही है पहला। ठीक है। दूसरा क्या है, कह रहा कि बबल जेट प्रिंटर में हाई टेम्परेचर हीटर इंक को वाष्पित कर लेते हैं, जिससे पेपर पर इंक की छोटी बूंदें गिरती है। ये भी बात सही है। तो दोनों बात क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बबल्स जेट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर का एक तकनीकी है जिसमें छोटे हीटेड है ना बल्ब के माध्यम से इंक को पेपर पर ड्रॉप किया जाता है। इसमें हाई टेम्परेचर हीटर्स इंक को वाष्पित कर लेता है, जिससे इंक की छोटी बूंदें पेपर पर गिरती है ना। अगला क्या है, देखिए कह रहा कि डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के संसाधनों का इंतजार करते हुए अनिश्चित काल तक फंसे रहते हैं। देखिए अब यहाँ से आप सबका आ जाता है एल्गोरिदम है ना, दूसरा टॉपिक। तो डेडलॉक कब होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे के साधनों का इंतजार करते हुए अनिश्चित काल तक फंसे रहते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। करके डेडलॉक को अवॉइड करने के लिए बैंकर्स एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है। ये भी बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है। तो देखिए डेडलॉक कब होता है? डेडलॉक तब होता है जब दो या दो से अधिक प्रोसेस एक दूसरे को संसाधनों का इंतजार करते हुए कभी ना ख़त्म होने वाली स्थिति में फंस जाता है। ठीक है। और बैंकर्स एल्गोरिदम में एक डेडलॉक एविडेंस तकनीकी है जो सुनिश्चित करता है कि सिस्टम कभी भी अनसेफ स्टेट में ना आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों का प्रयोग मेमोरी मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, लेकिन सेगमेंटेशन लॉजिकल डिवीजन होता है, जबकि पेजिंग में
फिक्स्ड साइड ब्लॉक फार्म का प्रयोग करता है। देखिए अभी आप पीछे पढ़ चुके हो ना, पेजिंग और सेगमेंटेशन, ठीक है। तो पहले तो आपका सही है। कह रहे कि पेजिंग फ्रेगमेंटेशन की समस्या नहीं होती है, जबकि सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की समस्या होती है। ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी आप पीछे पढ़ चुके हो। पेजिंग और सेगमेंटेशन दोनों मेमोरी के प्रबंधन के तरीके हैं, ठीक है, तकनीकी है। लेकिन पेजिंग में फिक्स्ड साइज के फ्रेम होते हैं, जबकि सेगमेंटेशन में लॉजिकल डिवीजन होते हैं, ठीक है। और पेजिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होती है। सेगमेंटेशन में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, ठीक है। आगे क्या है, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग में अंतर यह है कि मल्टीटास्किंग में एक ही सीपीयू से कई टास्क को तेज़ी से स्विच्ड तकनीकी से रन करता है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में कई सीपीयू एक साथ काम करते हैं। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग का एक उन्नत रूप है, जिसमें एक समय में कई प्रोग्राम मेमोरी में लोड रहते हैं और सीपीयू का अधिकतम उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पहला भी स्टेटमेंट है और दूसरा भी स्टेटमेंट है, ठीक है। तो दोनों सही है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीटास्किंग में एक ही सीपीयू कई कार्यों को तेज़ी से स्विच करने और निष्पादित करने में प्रयोग होता है, जबकि मल्टी प्रोसेसिंग में कई सीपीयू होते हैं जो एक समांतर क्रम में काम करते हैं, ठीक है। और मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग की तुलना में प्रोग्रामों को सीपीयू तक पहुंचने की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि थ्रेसिंग तब होता है जब सिस्टम की अधिकांश सीपीयू टाइम पेज स्वैपिंग में व्यर्थ चली जाती है, जिससे परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। और दूसरा कह रहा कि थ्रेसिंग को रोकने के लिए वर्किंग सेट मॉडल और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी बात सही है, तो दोनों यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। थ्रेसिंग कब होता है, थ्रेसिंग तब होता है जब सिस्टम बहुत अधिक पेज स्वैपिंग करता है और वास्तविक प्रोसेसिंग बहुत कम होती है, ठीक है। और वर्किंग सेट मॉडल और लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस थ्रेसिंग को कम करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 125, कर की शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट मतलब SJN शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमेशा नॉन इम्परेटिव होता है, क्या बात सही है। दूसरा कह रहा है कि राउंड रोबिन मतलब RR शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को एक टाइम क्वांटम आधारित प्रिमिटिव तकनीकी है। तो बिल्कुल बात सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला भी सही है, दोनों सही है, ठीक है। देखिए शॉर्ट जॉब नेक्स्ट मतलब SJN नॉन प्रिमिटिव हो सकता है, लेकिन इसका एक प्रिमिटिव वर्जन भी होता है जिसे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं, ठीक है। और राउंड रॉबिन एल्गोरिथम टाइम क्वांटम पर आधारित प्रिमिटिव शेड्यूलिंग तकनीकी होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है एल्गोरिथम का क्वेश्चन। कह रहा कि विंडोज़ मैक ओएस और लाइनेक्स तीनों ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल बात सही है, तीनों में GUI यूज होता है ना। कह रहा कि विंडोज़ और मैक ओएस ओपन सोर्स हैं। देखिए विंडोज़ ओपन सोर्स नहीं होता ना, गलत बोला, जबकि लाइनेक्स क्लोज सोर्स है, उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा, केवल पहला सही है, ठीक है। तो मैक देखिए विंडोज़ मैक और लाइनेक्स सभी में क्या यूज होता है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज होता है। विंडोज़ और मैक OS क्लोज सोर्स है, जबकि लाइनेक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि वर्चुअल मेमोरी का उपयोग फिजिकल मेमोरी को ख़त्म करने के लिए किया जाता है और इसे हार्ड डिस्क के एक हिस्से में इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिल्कुल बात सही है ना। तो दूसरा क्या स्टेटमेंट कर रहा है कि वर्चुअल मेमोरी केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में उपलब्ध होती है और लाइनेक्स में इसका समर्थन नहीं होता। ये बातें गलत है, ठीक है। तो पहला आपका सही हो जाएगा
और दूसरा आपका गलत है। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट तकनीकी है ना, जो हार्ड डिस्क के एक हिस्से को रैम की तरह उपयोग करते हैं। आप पढ़ चुके हो, ठीक है। इसको हम पढ़ रहे हैं विंडोज़ में, ठीक है। यह एक विंडोज़ तक सीमित नहीं है, बल्कि लाइनक्स और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम में भी इसका समर्थन करते हैं, या कहा जाता है यूज होता है। 128 तरह की वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर होता है जो HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग करके वेब सर्वर डेटा रिक्वेस्ट करता है। सही है। करके वेब ब्राउज़र केवल HTML और CSS को सपोर्ट करता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट को निष्पादित नहीं करता। ऐसा नहीं है, बातें गलत है, ठीक है। तो दूसरा गलत है, पहला आपका क्या हो जाएगा सही। करके वेब ब्राउज़र एक क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। जो वेब सर्वर से डेटा लाने HTTP और HTTPS का प्रयोग करता है। इसका मतलब हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ठीक है, पेपर में पूछा गया। और वेब ब्राउज़र HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट को निष्पादित कर सकता है, जिससे वेब पेज इंटरेक्टिव बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 करा कि इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज़रिंग करने से उपयोगकर्ता की जानकारी पूरी तरह से निजी रहती और वेबसाइट ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात सही है ना। इनकॉग्निटो मोड में कुकीज़ और हिस्ट्री टेम्पररी डेटा को स्टोर नहीं करता, लेकिन यह IP एड्रेस छुपाने में सक्षम नहीं है। क्या बात सही है? तो 129 का पहला आपका सही है और दूसरा भी आप केवल इसमें 2 सही है। तो दूसरा तो सही है, पहला देख लेते हैं क्यों गलत है। कह रहा कि इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज़रिंग करने के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी पूरी तरह से निजी रहती है और वेबसाइट ट्रैकिंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्यों गलत था। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ लोकल ब्राउज़रिंग डेटा जैसे हिस्ट्री और कुकीज़ को स्टोर नहीं करता, लेकिन ये वेबसाइट को ट्रैकिंग से नहीं रोक सकता। ये इसीलिए गलत था, ठीक है। तो वहाँ पर ट्रैकिंग का भी सुविधा दिया, देखिए इसीलिए गलत हो गया था। 1 में बोला गया कि ये इसका जो ट्रैक है ना, ट्रैक नहीं कर सकते, ट्रैक कर सकते हैं। केवल क्या आपका छिपेगा इसमें, हिस्ट्री आपका छिपेगा, कुकीज़ आपका छिपेगा ना, बाकी कोई वेबसाइट को ट्रैक कर सकता है, ठीक है। इनकॉग्निटो मोड में IP एड्रेस और नेटवर्क डेटा भी सर्वर और ट्रैकर के लिए दिखाई देते हैं ना, ये सब दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर है कि HTTPS SSL TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग करते हैं और जिसका डेटा क्या होता है, सिक्योर होता है। बिल्कुल बात सही है। HTTPS वेबसाइट का उपयोग करने से वेब ब्राउज़र की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि डेटा इनक्रिप्ट होता है। क्या ऐसा कुछ होता है क्या? तो पहला आपका सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सिक्योर HTTPS यूज करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। HTTPS SSL और TLS इनक्रिप्शन का प्रयोग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे खाली ऐसे पूछेगा कि HTTPS कौन से इनक्रिप्शन प्रयोग करता है, तो बताएंगे SSL और TLS, ठीक है, जिससे डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि HTTPS में डेटा इनक्रिप्ट होता है, लेकिन आधुनिक ब्राउज़र और सर्वर इसे अत्यधिक अनुकूलित कर चुके हैं, जिससे इनकी स्पीड पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। 131 क्या कह रहा है कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट एज और सफारी सभी वेब ब्राउज़र हैं, ठीक है, लेकिन वे अलग अलग रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करते हैं। मतलब सभी तो अलग अलग वेब ब्राउज़र हैं, तो बात सही है। और जैसे सबका जो अलग अलग सर्च इंजन है ना, जैसे एड्ज किसी और सर्च इंजन से खोजता है, गूगल क्रोम कोई और सर्च इंजन से खोजता है ना, इसके कहने का मतलब है, तो बात सही बोल रहा है।
कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट एड्ज इंटरनेट एक्सप्लोर के समान ही ट्राइडेंट इंजन का प्रयोग करता है। तो बात सही है, तो पहला आपका सही है, दूसरा क्या हो जाएगा गलत। देखिए, अलग अलग वेब ब्राउज़र विभिन्न रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करते हैं, जैसे क्रोम बिलिंग का प्रयोग करता है, फायरफॉक्स किसका प्रयोग करता है, जी गोग का प्रयोग करता है, ठीक है। और एड्ज किसका प्रयोग करता है, नया बिलिंग का प्रयोग करता है। पहले किसका प्रयोग करता था, HTML, और सफारी किसका, वेब किट का प्रयोग करता है। और माइक्रोसॉफ्ट एज नया अब क्रोम आधारित है और बिलिंग इंजन का प्रयोग करता है, ठीक है, न कि ट्राइडेंट, ठीक है। ट्राइडेंट का उपयोग इंटरनेट एक्सप्लोर में किया जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप सबको बहुत कम ही जगह मिलेगा। 132 क्या है, करेक्ट क्विज का उपयोग वेबसाइट द्वारा उपयोगकर्ता की पहचान, सेशन डेटा और प्रेफरेंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। तो आपकी जानकारी को सब क्या कर लेता है, चुरा लेता है। कुकीज़ का उपयोग ट्रैकिंग के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन वे हमेशा सुरक्षित होती है और किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं होता। क्या ऐसा बात सही है? नहीं, कुकीज़ हमेशा सुरक्षित नहीं होता, हैक हो जाता है उसके माध्यम से। कुकीज़ उपयोगकर्ता डेटा को स्टोर करने के लिए होता है ना, लेकिन सभी कुकीज़ सुरक्षित नहीं होते हैं। थर्ड पार्टीज कुकीज़ का उपयोग ट्रैकिंग, ऐड टारगेटिंग के लिए किया जाता है, जिससे प्राइवेसी को भी खतरा रहता है। सबसे ज़्यादा तो प्राइवेसी का डर रहता है, ठीक है। आगे क्या है, कह रहा कि 133 कहता है वेब एक्सटेंशन वेब ब्राउज़र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और वे आमतौर पर जावा स्क्रिप्ट, HTML और CSS में बनाए जाते हैं। तो सही है। और वेब ब्राउज़र एक्सटेंशन केवल गूगल क्रोम पर काम करते हैं और अन्य ब्राउज़रों में उपयोग नहीं होता। ऐसा नहीं है केवल गूगल क्रोम में काम करेगा और अन्य वेब ब्राउज़र में नहीं, सर्च इंजन में नहीं, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। कर कि ब्राउज़र एक्सटेंशन जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS में बनाए जाते हैं और वेब ब्राउज़र की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है ना। क्रोम के अलावा फायरफॉक्स, एड्ज, अन्य आधुनिक ब्राउज़र में भी इसका एक्सटेंशन का समर्थन होता है, ठीक है। 134 क्वेश्चन नंबर 134 क्या है, कह रहा कि प्रोग्रेसिव वेब ऐप है ना, PWAS ऐसी वेबसाइट होती है जो नेटिव मोबाइल्स ऐप्स की तरह कार्य करती है। तो बिल्कुल बात सही है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है, कर कि PWA को ऑफलाइन मोड में चलाने के लिए सर्विस वर्कर्स का उपयोग किया जाता है। तो दोनों बात सही है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, PWAS वेब तकनीकों पर आधारित होती है, लेकिन नेटिव ऐप्स जैसे अनुभव प्रदान करती है और सर्विस वर्कर PWA को ऑफलाइन मोड में चलाने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 135 कह रहा कि क्रोम, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज और सफारी सभी वेब ब्राउज़र्स हैं, लेकिन वे अलग अलग रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करते हैं। तो बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट एड्ज इंटरनेट एक्सप्लोर के समान ट्राइडेंट इंजन का प्रयोग करता है। तो ये शायद क्वेश्चन हो गया था ना, तो दूसरा गलत था और पहला आपका क्या है, सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए, ये तो शायद हो गया था ना, क्यों, तो 135 हो गया था, ठीक है। तो 136 देखिए, कह रहा कि ओपरा ब्राउज़र में एक अंतर्निहित मतलब VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सुविधा होती है जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ब्राउजिंग प्रदान करती है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि ओपरा ब्राउज़र्स केवल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध होते हैं। तो केवल विंडोज़ पर उपलब्ध होते नहीं, तो पहला आपका सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो ओपरा एक क्या है, वेब ब्राउज़र है। सबसे पहले यही आपसे पूछा जाएगा, ओपरा क्या है, वेब ब्राउज़र, जिसमें एक अंतर्निहित वीपीएन सेवा उपलब्ध होती है और जो उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित ब्राउज़रिंग करने में मदद करती है। ओपरा केवल विंडोज़ पर ही नहीं बल्कि मैक ओएस और लाइनक्स, एंड्रॉयड, आईओएस पर भी उपलब्ध होती है। ठीक है। 137 क्या है, देखिए, ब्रेव एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, जो उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता पर केंद्रित है और इसमें बिल्ट इन एड ब्लॉकर होता है। बात सही है, तो पहला आपका सही है। ठीक है। दूसरा क्या है, कह रहा है कि ब्रेव ब्राउज़र में कोई भी विज्ञापन नहीं दिखता, ऐसा नहीं है, ठीक है, जिससे वेबसाइटों को नुकसान होता है और वे कमाई नहीं कर पाती। तो ऐसा नहीं है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है। देखिए, ब्रेव एक प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउज़र होता है जिसमें ऐड ब्लॉकर और ट्रैकिंग प्रोटेक्शन जैसी सुविधा दी जाती है। ठीक है। हालांकि ब्रेव उपयोगकर्ताओं को विज्ञापन दिखाने की अनुमति देता है, लेकिन ये वेबसाइटों को बैट मतलब बेसिक अटेंशन टोकन के माध्यम से कमाई का अवसर प्रदान करता है। जैसे आप सब कोई वेबसाइट खोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ऐड आता है, तो ये सब ऐड इसमें नहीं आता है, ब्रेव में। ठीक है। 138 क्या है, कह रहा कि टोर ब्राउज़र ओनियन राउटिंग का उपयोग करता है जिससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहती है। बात सही है, तो बिल्कुल बात सही है। ठीक है। और दूसरा क्या है कि टॉर ब्राउज़र केवल सामान्य वेब पेजों जैसे सरफेस वेब को एक्सेस कर सकता है, लेकिन डार्क वेब साइटों को नहीं। ऐसा नहीं है, तो पहला आपका सही है इसमें भी। ठीक। देखिए, टॉर ब्राउज़र ओनियन राउटिंग तकनीकी का प्रयोग करता है जिससे उपयोगकर्ताओं की पहचान और डेटा ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। टॉर ब्राउज़र का उपयोग सरफेस वेब के साथ साथ डार्क वेब साइटों को एक्सेस करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। और 139 कह रहा कि सफारी ब्राउज़र एप्पल द्वारा विकसित किया गया और यह मैक ओएस आईओएस डिवाइसेस के लिए उपलब्ध होता है। तो बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि सफारी और कह रहा कि क्रोमियम इंजन पर आधारित होते हैं और गूगल क्रोम की तरह ही कार्य करता है। तो पहला तो सही था, दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है। सफारी एप्पल द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र है और यह मुख्य रूप से मैक ओएस और आईओएस पर आधारित होता है। ठीक है। सफारी वेब क्लिट रेंडरिंग इंजन का प्रयोग करता है जबकि गूगल क्रोम ब्लिंक इंजन का प्रयोग करता है। आपको ऊपर बता चुके थे। ठीक है। करें कि माइक्रोसॉफ्ट एड्ज ब्राउज़र क्रोमियम पर आधारित है और गूगल क्रोम एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। बिल्कुल सही है। करें कि माइक्रोसॉफ्ट एड्ज में केवल बिंग सर्च इंजन का प्रयोग करता है और अन्य कोई सर्च इंजन सेट नहीं। ये बात गलत है। देखिए, बिंग तो करता है ना, लेकिन इसके साथ भी कर लेता है दूसरा भी। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज क्रोमियम आधारित ब्राउज़र है और यह गूगल क्रोम एक्सटेंशन को सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट एड्ज में उपयोगकर्ता अपनी पसंद के अनुसार सर्च इंजन गूगल, याहू, डकडकगो का यूज कर सकते हैं। ठीक है। 141 कर की OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन एक इनपुट डिवाइस है जो स्कैन किए हुए दस्तावेज को संपादित करने योग्य में परिवर्तित करता है। सही है। OCR की का उपयोग केवल परीक्षा पत्रों की जांच करने के लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ भी कौन सा हो जाएगा करेक्ट आपका? ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला सही है और दूसरा गलत। OCR इनपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। OMR का प्रयोग न केवल परीक्षा पत्रों की जांच करने के लिए बल्कि सर्वे, फॉर्म और अन्य डाटा एंट्री के लिए भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा कि लाइट पेन एक
आउटपुट डिवाइस है। देखिए अब दोस्तों यहाँ से आपका इनपुट आउटपुट चल रहा है ना 41 से, तो इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है, जो डिजिटल डिस्प्ले पर लिखने के लिए यूज होता है, सही है। कह रहे कि बार कोड स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो उत्पादों पर लगे बार कोड को पढ़ने के लिए उपयोग होता है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है। और लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है ना कि आउटपुट डिवाइस है, कौन सा सही होगा? अच्छा सॉरी, दूसरा आपका गलत है ना, तो बारकोड एक गलत है, सॉरी, पहला आपका क्या है, सॉरी पहला आपका गलत है, इनपुट डिवाइस है, यहाँ आउटपुट हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो पहला गलत है और दूसरा क्या सही है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत बारीकी से आपको देखना है। ठीक है, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होता है ना कि आउटपुट, और इसे कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे लिखने या ड्राइंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। बारकोड स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो बारकोड को स्कैन करता है, कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्या है, कह रहा है कि प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल बात सही है, जो बड़े आकार के ग्राफिक्स और आर्किटेक्चर को डिजाइन प्रदान करने के लिए किया जाता है। आपको प्रिंटर में इसको बताए थे ना, इंकजेट प्रिंटर प्लॉटर का एक प्रकार है, बात सही है। देखिए एक प्रिंटर अलग है, प्लॉटर अलग होता है, तो दूसरा गलत है ना। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग करके इंजीनियरिंग ड्राइंग मैप्स और बड़े ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर एक समान प्रिंटर है, जबकि प्लॉटर एक विशेष प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, 144 कर कि माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, सही है। स्पीकर और हेडफोन्स एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है, दोनों बात सही है। ठीक है, ये तो लगभग सभी का सही हो रहा होगा इस टॉपिक से, है ना, क्योंकि थोड़ा आसान है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो ध्वनि को किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। स्पीकर और हेडफोन्स एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से ध्वनि को बाहर निकालने का काम करता है। अगला क्वेश्चन क्या, 145, जॉयस्टिक्स मुख्य रूप से वीडियो गेम्स और सिमुलेशन में उपयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस होता है ना, तो आउटपुट डिवाइस है, नहीं इनपुट डिवाइस है, तो पहला गलत। टच स्क्रीन ऐसा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों तरह, बिल्कुल बात सही है, टच स्क्रीन इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। ठीक है, तो पहला गलत था और दूसरा सही, ई ऑप्शन हो जाएगा, है ना। जॉयस्टिक्स का प्रयोग गेम खेलने के लिए किया जाता है ना, और कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। और टच स्क्रीन कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। करेक्ट कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, गलत है। कहते ब्रेल प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जो नेत्रहीनों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है, बिल्कुल बात सही है ना। तो दूसरा आप कहें यहाँ क्या हो जाएगा, सही, पहला गलत और दूसरा सही, तो यहाँ पर कुछ नहीं उतना। ठीक है, कि कैपेसिटिव टच स्क्रीन केवल उंगलियों के माध्यम से संपर्क काम करता है और स्टाइल्स या किसी अन्य वस्तु से नहीं। क्या ऐसा है, कहा है कि रेसिस्टिव टच स्क्रीन को संचालन के लिए विद्युत प्रवाह की आवश्यकता होती है, तो कौन सा सही है, तो इसमें पहला सही है और दूसरा क्या था, गलत था। ठीक है, देखिए कैपेसिटिव टच स्क्रीन उंगलियों के आसपास से काम करता है क्योंकि यह शरीर के विद्युत आवेश को पहचानता है, यह समान स्टाइल्स से काम नहीं करता है। ठीक है, और रेसिस्टिव टच स्क्रीन को संचालन के लिए विद्युत प्रवाह की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि ये दो परतों के बीच दबाव को मापता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर बायोमेट्रिक स्कैनर केवल उंगलियों के निशान की पहचान करने के लिए, ऐसा नहीं केवल उंगलियों की निशान की पहचान करता है। ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर का उपयोग कुछ प्रकार के बायोमेट्रिक स्कैनर में किया जाता है, बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा। देखिए बायोमेट्रिक स्कैनर केवल उंगलियों के निशान के लिए नहीं बल्कि फेस भी रिकॉग्नाइज करता है ना, आइरिस को स्कैन करता है, वॉइस आवाज को भी स्कैन करता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, आगे क्या है, 149 कर कि
फ्लैटबेड स्कैनर और ड्रम स्कैनर दोनों का उपयोग दस्तावेज स्कैनिंग के लिए किया जाता है, लेकिन इनकी कार्यप्रणाली अलग होती है। बात सही है। ड्रम स्कैनर फ्लैटबेड स्कैनर की तुलना में उच्च रेजुलेशन और गहराई होता है। तो पहला तो सही है और दोनों भी सही है ना। तो फ्लैटबेड स्कैनर साधारण उपयोग के लिए होता है और 4A या उससे छोटे दस्तावेज को स्कैन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ड्रम स्कैनर का उपयोग प्रोफेशनल इमेजिंग और उच्च रेजुलेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150